हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम यूडोटेरिया का तीसरा सेट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 2 सेट स्टार्ट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहले नहीं देखे हैं 1 से 2 सेट पहले देख लीजिए, उसके बाद अगला सेट स्टार्ट कीजिए। तो बात करते हैं आज तीसरा सेट के। और ये जो तीसरा सेट सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करेगा बिहार दरोगा और जो बिहार एसएससी पढ़ने वाले हैं उसमें और जो बीपीएससी एग्ज़ाम जो पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह नहीं था। तो सही में था कौन? तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे तो देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही है। और बात करते हैं देशी रियासत की। तो बात करते हैं देशी रियासत की। तो आज़ादी के बाद भारत में 665 देशी रियासत में बटा था। देशी रियासत को आप राजवाड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। 600 यानी कि 565 देशी रियासत में बटा था। और देशी रियासत जो था वो स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़ के यानी कि 562 रियासत था ना, जो स्वेच्छा से भारत में यानी कि भारत में मिल गया, शामिल हो गया। लेकिन 3 जो था जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये स्वेच्छा से यानी कि भारत में नहीं मिलना चाहता था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को और कश्मीर को और जूनागढ़ को यानी कि मिलाने में अहम भूमिका रहा। बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था, यानी कि ऑपरेशन पोलो चलाए थे, ठीक है। और बात करते हैं ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन जो पोलो क्वेश्चन पूछेगा, ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था किसको मिलाने के लिए चलाया गया? तो हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था, भारत परिसंघ में मिलाया गया था, ठीक है। और जब ऑपरेशन पोलो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था तो उसमें यानी कि हैदराबाद के जो निज़ाम था, पहले तो वह भारत में यानी कि भारत परिसंघ में मिलना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब यानी कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया तो वहाँ के निज़ाम यानी कि वहाँ के सरदार यानी कि जो भी वहाँ के निज़ाम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के घुटने टेकने पर पड़ गए। तो इस तरह से यानी कि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। और बात करते हैं जूनागढ़ के। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था। जूनागढ़ को पूछेगा भारत परिसंघ में कैसे शामिल किया गया, तो ये जो शामिल किया था याद रखिएगा, जो से जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह के द्वारा यानी कि शामिल किया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान यानी कि कश्मीर के। तो कश्मीर के जो शामिल किया गया था, वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, वो कश्मीर में यानी कि विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को यानी कि विलय पत्र पर यानी कि हस्ताक्षर किया गया, तो कश्मीर को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कश्मीर को शामिल कैसे किया गया, तो विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर के द्वारा यानी कि शामिल किया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बात करते हैं यानी कि भारत मिहिर, और बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसको कहा जाता है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था।
और जबकि इसका जो समाप्ति हुआ था 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में समाप्ति हुआ था। बात करते हैं लिटन के जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसे बचने के लिए यानी कि इसे बचने के लिए क्या क्या था, तो अमृत बाजार पत्रिका जो बांग्ला भाषा में था यानी कि बांग्ला भाषा में था, उसको रातों रात अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका में परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे जो समाचार पत्र था उस पर कार्रवाई हो गई थी। जैसे में पहला जो हुआ था सोम प्रकाश को भी हो गया था, सोम प्रकाश हो गया, भारत मिहिर हो गया और ढाका हो गया, ढाका समाचार पत्र यानी कि ढाका प्रकाश और सचा जो ये सब था ना, ये सब प्रभावित हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत मिहिर। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित यानी कि संपादित किया गया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो हम बात करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र था यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू। तो अब बात करते हैं और सारे जो यानी कि पत्र पत्रिकाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं अभ्युदय और लीडर जो यानी कि पत्र पत्रिकाएं था, इसके जो लेखक मदन मोहन मालवीय थे। बात करेंगे इंडियन मिरर के, वामबोधिनी के, तो इंडियन मिरर और वामबोधिनी के केशव चंद्र सेन थे। इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू। काल की बात करेंगे तो प्रांजपे। कामरेड या हमदर्द की बात करेंगे तो मोहम्मद अली। बंदी जीवन की बात करेंगे तो सचिंद्र सन्याल। बात करेंगे केसरी, जो केसरी था वो मराठी भाषा में था और मराठा था यानी कि जो अंग्रेजी भाषा में, और तो इसको संपादक किए थे बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में केसरी किस भाषा में, तो मराठी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका, सॉरी जो केसरी था ना मराठी भाषा में, लेकिन ये दैनिक था, लेकिन यही मराठा था ना यानी कि साप्ताहिक पत्रिका मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, तो इसको बाल गंगाधर तिलक। बात करेंगे और सारे को तो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये सब अरविंद घोष। नेशन की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले। बात करेंगे भवानी मंदिर के तो वीरेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया की यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सब को महात्मा गांधी। एक मई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ भी महात्मा गांधी। संवाद कैमुदी की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश की बात करेंगे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे जो शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ दैनिक न्यू इंडिया की बात करेंगे तो यानी कि एनी बेसेंट। बात करेंगे फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास। और बात करेंगे द रिवोल्यूशनरी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि सचिंद्रनाथ सन्याल। और बात करेंगे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया या फिर राष्ट्रगुप्ता, तो दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद। और बात करेंगे अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय। और बात करेंगे इंडिया विंस फ्रीडम या फिर गुब्बारे खातिर या अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर गिल्स यानी कि गिल्स पैसेज ऑफ वर्ल्ड का, ये सब जवाहरलाल नेहरू है। या फिर मेरी कहानी रहेगा तो भी जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद इंडियन अनरेस्ट की बात करेंगे तो ये वैलेंटाइन सिरोल। और इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक की बोलेंगे तो चित्तरंजन दास। बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड भी और या गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। दिन यानी कि नील दर्पण की बात करेंगे तो दीनबंधु मित्र। ये सब जो था न पत्रिकाएँ के जो लेखक था, इसमें कुछ और मेन है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत दूरदर्शन भरतेंदु हरिश्चंद्र। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल। भारत विद्रोह यानी कि आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ये सब सारे पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, बंगाल में अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है रेशमी रुमाल यानी कि षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा। और बात करेंगे जो अधिवेशन हुआ था, कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन की हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। उस समय 72 प्रतिनिधि तो भाग लिए थे और इसकी अध्यक्षता जो किए थे बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे और ये बम्बई में हुआ था। और बात करेंगे जो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष जो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी, वो तीसरा में 1887 के मद्रास अधिवेशन में बने थे। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम जो गाया गया 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, इसकी जो अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह सियानी किए थे, आर्य वर्मा अधिवेशन था। बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी किए थे। और बात करेंगे कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष किए थे। और जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था उसकी हम चर्चा करते हैं। और जो कांग्रेस यानी कि कांग्रेस संविधान का निर्माण जो हुआ था 1908 के मद्रास अधिवेशन में हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे। और जो पहली बार जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर किए थे और ये जो 27वां था। और बात करेंगे मुस्लिम लीग से जो समझौता हुआ था 1916 में, तो इसकी अध्यक्षता अमेरिका चंद मजूमदार के थे। जो 1907 में फूट पड़ा था ना, तो वही पेचअप यानी कि मिलन दोबारा 1916 के लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्षता किए थे अमेरिका चंद मजूमदार। लेकिन दोबारा जो फूट पड़ा था 1918 में पड़ा था, 1918 के अधिवेशन में ही पड़ा था। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। लेकिन हो सकता है पूछेगा कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन, तो अभी बोले कि पहला विभाजन 1907 में और दूसरा विभाजन 1918 में बम्बई में, जो इसकी अध्यक्षता हसन इमाम किए थे। हो सकता है पूछे कि असहयोग प्रस्ताव पास किस अधिवेशन में किया गया, तो ये जो 1920 का जो विशेष अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता लाला लाजपत राय के थे, इसमें हुआ था। लेकिन क्वेश्चन कहेगा कि कांग्रेस संविधान परिवर्तन जो हुआ था, कांग्रेस संविधान परिवर्तन जो हुआ था नागपुर अधिवेशन 1920 में ही हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता किए थे सीवी राघवाचार्य किए थे। उसके बाद बात करेंगे सबसे युवा अध्यक्ष की बात करेंगे, तो सबसे युवा अध्यक्ष 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे, सबसे युवा अध्यक्ष। और हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि प्रथम, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि जो खादी वस्त्र यानी कि सदस्यों को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे एस श्रीनिवास अयंगर किए थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था 1927 के मद्रास अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता किए थे एम.ए. अंसारी। क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में, तो याद रखिएगा 1927 के मद्रास अधिवेशन में, इसकी अध्यक्षता एम.ए. अंसारी किए थे। लेकिन क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्ण स्वराज की मांग, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता कहेगा तो मद्रास अधिवेशन 1927, लेकिन पूर्ण स्वराज कहेगा तो लाहौर अधिवेशन 1929। और मौलिक अधिकार के जो मांग हुआ था 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और एक गांव में आयोजित होने वाला यानी कि भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था, तो फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1937 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे, एक गांव में हुआ था। अब फैजपुर जो पड़ता है, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है।
और बात करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे। तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, जो 1946 के मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो इस तरह से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अधिवेशन की है, जो बार बार पूछता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में कौन से पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है, एक गलत है। और जो सही है हम बात करते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई है, ये भी सही है। हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेंसले के द्वारा 1935 में किया गया था। और बात करेंगे जो जीव मंडल के जो सभी संगठन या सभी समूह जो होता है, जो आपस में पारस्परिक संबंध जो दर्शाता है या सम्मिलित रूप को, जैसे में जैविक और अजैविक होता है, उसी को तो पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। यानी कि जो प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम घाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पश्चिम घाट हो जाएगा। और बात करते हैं, हॉटस्पॉट का मतलब होता है जैव विविधता। क्या होता है, जैव विविधता। तो बात करेंगे, सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का जो प्रयोग किया था ना, नॉर्मन मायर्स किया था। किसने किया था, नॉर्मन मायर्स किया था। और विश्व में बात करेंगे हॉटस्पॉट की संख्या यानी कि जैव विविधता की संख्या तो 36 है, जिसमें 36 में भारत में ही 4 हैं। जैसे में भारत में कहाँ कहाँ है, तो पश्चिम घाट में है, इंडो बर्मा क्षेत्र में है, सुंडालैंड में है और हिमालय क्षेत्र में है। तो सबसे बड़ा बोलेगा कि हॉटस्पॉट भारत का कौन है, तो याद रखिएगा इंडो बर्मा क्षेत्र है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा बोलिएगा हॉटस्पॉट तो पश्चिम घाट सबसे छोटा है, लेकिन बड़ा बोलेगा तो इंडो बर्मा क्षेत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है ना कि किस जल चक्र के संचालन में सौर विकिरण का जो महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल चक्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो जो अनुमति दिया था यानी कि दिए थे, वैशाली में दिए थे। कहाँ दिए थे, वैशाली में दिए थे। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, इसका सही आंसर तो वैशाली होगा ना, लेकिन हम गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध को एशिया का यानी कि ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध का। यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक था कमल और साड़ था। क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का गिरह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ज्ञान का प्रतीक चिन्ह यानी कि क्या था, पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष था। और जो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह था, पद चिन्ह था, लेकिन मृत्यु के कहेगा तो स्तूप के। बात करेंगे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु यानी कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता के जो नाम था ना सुधोधन था और माता के नाम माया देवी था यानी कि माया देवी थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध के जो जन्म के 7वें ही दिन बाद माया देवी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनका जो पालन पोषण प्रजापति गौतमी की थी। और बात करेंगे गौतम बुद्ध के, तो गौतम बुद्ध के जो बचपन के नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। जब विवाह हुआ तो इनका पुत्र हुआ और पुत्र का नाम राहुल था। और राहुल का अर्थ क्या होता है, एक और बंधन उत्पन्न होना। और बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गिरह त्याग किए थे और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और बात करते हैं गौतम बुद्ध की, तो ये जो यानी कि क्या कर सकते हैं, इनके जो मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में 483 में कुशीनारा में। जो कुशीनारा कहाँ पड़ता है, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इनका मृत्यु हो गया था। और बात करेंगे
जब यानी कि बुद्ध से बात किए हैं तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई यानी कि हुआ था। पहला संगीति 483, दूसरा 383 और यानी कि तीसरा हुआ था 255 और चतुर्था हुआ था जो इस यानी कि क्या कर सकते हैं यानी कि ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलमन में हुआ था। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहला महाकश्यप, दूसरा साबाकामी, तीसरा मुखलिपुत्र, चौथा वसुमित्र या अश्वघोष। और शासनकाल की बात करेंगे तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क थे। तो हम इसको याद रखने के लिए बोले थे ना, स्थान में राबा प याद रखना है, र से राजगीर, ब से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलमन। और शासनकाल में अका अक, अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपसौरी के जो घटना होता है, इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी होता है सबसे न्यूनतम होता है, और जो न्यूनतम होता है वो भी न्यूनतम कितना होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है। और बात करेंगे 3 जनवरी के, तो 3 जनवरी को यानी कि आप जानते हैं कि उपसौर कहते हैं, लेकिन और 1-2 नाम से जाना जाता है। इसे पेरीहेलियन भी कह सकते हैं, इसे उपभू भी कह सकते हैं। और एक घटना में यानी कि सूर्य और पृथ्वी के जो दूरी होता है कम जाता है, और कमता यानी कि कितना दूरी होता है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। लेकिन याद रखना है कि उपसौर को हम पेरीहेलियन के नाम से जानते हैं, उपभू के नाम से जानते हैं। हो सकता है उपभू पूछ दे, उपभू क्या है, तो यानी कि बोलना है कि सूर्य और पृथ्वी के जो दूरी न्यूनतम होता है उसे उपभू कहते हैं, और कितना कम होता है, तो 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी कम होता है। और बात करते हैं अपसौर की। अपसौर जो होता है इसमें जो दूरी होता है अधिक होता है, ये जो दूरी होता है अधिक होता है। ये घटना 4 जुलाई को होता है। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी अधिकतम हो जाता है, ये 4 जुलाई के होता है। और इसके जो दूरी कितना हो जाता है अधिक, यानी कि इसका जो दूरी हो जाता है 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। और इस घटना को यानी कि उपसौर को तो हम 2 नाम से और जाने, पेरीहेलियन, उपभू, लेकिन अपसौर को इसको भी हम 2 नाम से जानते हैं। अपसौर को एपीहेलियन बोल सकते हैं और इसे अपभू भी बोलते हैं, लेकिन अधिकतम दूरी ये होता है 4 जुलाई को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल तरंगे। एल तरंगे जो होता है सबसे विनाशकारी होता है। एल तरंगे की बात करेंगे तो एल तरंगे यानी कि धरातल पर है, सबसे अंत में पहुंचता है, और इसका जो चाल भी होता है ना सबसे कम होता है, लेकिन सबसे विनाशकारी तरंग जो होता है एल तरंग होता है। पी तरंग की बात करेंगे तो पी तरंग यानी कि प्राइमरी तरंग, यह ध्वनि की भांति जिस तरह से ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है उसी प्रकार से पी तरंग अनुदैर्घ्य होता है। और बात करेंगे पी तरंग के जो यानी कि चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और यह किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचेगा पी या सबसे लास्ट में पहुंचेगा एल, ठीक है, यानी कि लब एल तरंग यानी कि लब तरंग कह सकते हैं। और बात करेंगे यानी कि कह सकते हैं इस तरंग की। अब इस तरंग की बात करेंगे तो इस तरंग को गौण तरंग या अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जिस प्रकार से प्रकाश अनुप्रस्थ है उसी प्रकार से इस अनुप्रस्थ है, और इसकी गति जो होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित हम मिलाते हैं। रेड क्लिप की बात करेंगे तो ये गलत है, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। डूरंड की बात करेंगे तो डूरंड, यहाँ पर डूरंड पूछेगा कि वर्तमान में कहाँ था। डूरंड जो रेखा है वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन मैगिनोट रेखा की बात करेगा तो मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस, तो यही ऑप्शन नंबर सी सही है।
और हिंडनबर्ग की बात करेंगे तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग किसके बीच है? जर्मनी पोलैंड के। तो हम जितना रेखा है उसकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। बोलेगा 24वीं या रेड क्लिफ लाइन तो भारत पाकिस्तान। बोलेगा डूरंड रेखा वर्तमान में तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच था। बात करेंगे हिंडनबर्ग रेखा के तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैकमोहन रेखा की बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच। 38वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच। 17वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। और 49वीं रेखा की बात करेंगे तो यूएसए कनाडा। और मेन रहीम रेखा की बात करेंगे तो रूस और फिनलैंड। इस तरह से सभी रेखा हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडीज है। एंडीज की बात करते हैं तो एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड में जो पड़ता है वही है। और रॉकी की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। और बात करते हैं ये सब जो है ना, जो यानी कि बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? बलित पर्वत। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन बलित पर्वत है, तो बलित पर्वत कौन कौन है हम इसकी चर्चा करते हैं। तो बलित पर्वत को आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? ए रौकी आही यू, ए रौकी आही यू। ए से हो गया एंडीज और एलब्रूस, ए से हो गया एंडीज और एलब्रूस, बलित है। रौकी से हो रौकी से हो गया, र से हो गया रौकी, र से हो गया रौकी। और की से हो गया काकेकस, की से हो गया काकेकस। रौकी में एक तो रौकी खुद है, ये है रौकी भी बलित है, और उसमें की जो लगा है उसे काकेकस। और आ से हो गया अल्पेशियन, यानी कि आ से कौन हो गया? अपलेशियन हो गया। और ही से आही, ही से हो गया हिमालय। और हिंदुकुश भी बलित है और हिमालय भी बलित है। यू का मतलब यूराल। तो इसका ट्रिक याद रखिए, ए रौकी आही यू, आही यू। एक बार फिर से, ए से एंडीज या एलब्रूस, रौकी से र से रौकी तो हो गया, औकी से काकेकस, आ से यानी कि अपलेशियन, और ही से हिमालय और हिंदुकुश, यू से यूराल। यू से ये सब सभी है जो बलित पर्वत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अब बात करते हैं 1919 को, तो बात करते हैं 1909 को। तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और बात करेंगे 1909 के जो द्वारा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल की भी व्यवस्था किया गया था। और बात करते हैं 1935 में, तो 1935 की बात करते हैं तो ये ब्रिटिश यानी कि संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही पारित भी किया गया था। उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम, जितना भी अधिनियम था उसमें सबसे बड़ा अधिनियम यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। तो बात करेंगे 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में 3 सदस्यीय यानी कि शिष्टमंडल भेजा था। उसमें 3 सदस्य था ना, ब्रिटिश कैबिनेट में 3 सदस्य जो भारत आया था। पहला था पैथिक लॉरेंस, जो यानी कि कह सकते हैं भारत सचिव था। पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत सचिव था। उसके बाद आया था क्रिप्स आया था। ये जो क्रिप्स था व्यापार बैंक के अध्यक्ष था। क्या था ये? व्यापार बैंक के अध्यक्ष था। और एक था एबी अलेक्जेंडर आया था, ये नौसेना के मंत्री था, यानी कि नौसेना के मंत्री था। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। तो क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो मार्च 1942 में आया था। ली कमीशन की बात करेंगे तो ली कमीशन की जो स्थापना हुआ था 1924 में हुआ था। लेकिन यूपीएससी का जो अध्यक्ष यानी कि जो स्थापना हुआ था ली कमीशन के ही अनुशंसा पर 1926 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि यूपीएससी के गठन जो हुआ था कौन कमीशन पर, कौन कमीशन के यानी कि अनुशंसा पर, तो बोलना है कि ली कमीशन। और कब हुआ था? यानी कि 1926 में गठित हुआ था यूपीएससी के, लेकिन ली कमीशन का गठन 1924 में हुआ था।
तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, यानी कि 24 अगस्त 1946। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबोधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्वाचन से हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के। तो भारत का राष्ट्रपति होगा ये अनुच्छेद 52 में वर्णित है, और इसका जो चुनाव है 54 में वर्णित है। लेकिन 53 की बात करेंगे तो संघ की कार्यपालिका है। और बात करेंगे 56 में, तो राष्ट्रपति के जो पदावधि जो 5 साल का होता है 56 में वर्णित है। लेकिन कोई भी राष्ट्रपति बनता है तो फिर पुनः निर्वाचित होता है न, तो पुनः निर्वाचन का वर्णन 57 में है, और राष्ट्रपति का जो योग्यता है 58 में वर्णित है। और जो राष्ट्रपति का जो शर्त होता है इसका वर्णन 59 में है, और जो शपथ है राष्ट्रपति लेते हैं इनका वर्णन 60 में है, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है इसका वर्णन 61 में है। इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है। तो गलत कौन है, तो देखिए पढ़िए। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये सही है। बी में क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, सही है, ये भी सही है। तीसरा नंबर कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता यानी कि राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यानी कि क्वेश्चन सी में क्या कर रहा, ऑप्शन में कि जो राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदनों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो एक कैश के तो सी लग रहा है गलत है। और बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष पद हटाने का शक्ति राज्यपाल के पास नहीं, ये भी सही है। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि सी भी सही होना चाहिए, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग है ना, अध्यक्ष या सदस्य का जो वेतन भत्ता है राज्य के संचित निधि से, सही है, और जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से है, हमको तो ये भी सही लग रहा है। आप ऐसे तो ऑप्शन इसमें बुक में जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, लेकिन आप कमेंट करके बोलिए, हमको तो ऐसा लग रहा है सभी सही है। देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के संबंध में विचार करने के लिए बोला है, तो इसका जो सही आंसर कौन हो जाएगा, पढ़िए, विचार कीजिए। उसके बाद नीचे बोला है उपयुक्त में कौन गलत है, ये बोल रहा है ना। तो हम बात करेंगे कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। और बी की बात करेंगे इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है, ये सही है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये गलत है। तो ये गलत बोल रहा था, तो 1 और 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के यानी कि मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैधिक तरलता अनुपात सही है,
उसके बाद नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है। खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि NKC समिति। तो हम बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर NKC हो जाएगा। तो हम कुछ समितियां की बात करते हैं, जैसे में स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है, जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है, दंतवाला समिति का संबंध बेरोजगारी से है, रेखी समिति का संबंध यानी कि रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, सहकारिया समिति का संबंध केंद्र और राज्य से है, गोस्वामी समिति का अध्यक्ष औद्योगिक रुग्णता से है, महालोबिस समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से है, रंगराजन समिति का यानी कि संबंध जो है भुगतान संतुलन से है, राजा चलाइया समिति का संबंध कर सुधार से है, मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है, खुसरो समिति का संबंध कृषि से है, गोयपुरिया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से है। तो इस तरह से सारी समितियां हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कृषि लागत और मूल आयोग। तो हम बात करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में, योजना आयोग को जो नाम चेंज किया गया था वही नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में किया गया था। अभी वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी यानी कि PM होते हैं, और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अभी उपाध्यक्ष है सुमन बैरी, लेकिन CEO की बात करेंगे तो CEO जो है परमेश्वरम है। और बात करेंगे नीति आयोग के प्रथम का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। नाबार्ड के बारे में बात करेंगे तो नाबार्ड के जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो सीता अध्यक्ष का जो संबंध था किससे था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमिकर विभाग था। क्या था, भूमिकर विभाग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो कश्मीर के जो इतिहास का जो वर्णन मिलता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजतरंगिणी से। किससे मिलता है, राजतरंगिणी से मिलता है। और राजतरंगिणी की बात करेंगे तो इसको किसने लिखा था, तो कल्हण लिखा था। अब बात करते हैं किताबुल रेहला के जो रचना क्या था, इब्न बतूता क्या था। तुगलकनामा की बात करेंगे तो अमीर खुसरो, किताबुल हिंद की बात करेंगे तो अलबरूनी, और राजतरंगिणी की बात करेंगे तो कल्हण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि सिजदा व पैगोश प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने किया था। तो ये जो शुरुआत किया था ना, बलबन किया था, लेकिन इसका जो समाप्ति किया था सिजदा और पैगोश का, शाहजहां किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उतविक था। तो उतविक क्या था, तो उतविक की हम बात करेंगे तो उतविक एक सैनिक था। क्या था, सॉरी, उतवी एक इतिहासकार था, सैनिक नहीं था, वो इतिहासकार था। तो इसका उतवी एक था, ऐसे ही तो है, एक इतिहासकार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक इतिहासकार था। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शाहजहां यानी कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन गलत है या सत्य है। तो देखते हैं, यानी कि शेरशाह ने बिलग्राम का युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान युद्ध यानी कि द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। तो इसका सही आंसर है। और बात करेंगे शेरशाह के उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया
था, तो ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और आगे की बात करेंगे डी तो शेरशाह के द्वारा भूमि की पैजमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया था, तो सही है। यानी कि सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था, तो शेरशाह किया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बहलोल लोदी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश में होता है ग्रेना में, प्रकाश में यानी कि दिन में होता है ग्रेना में, और रात में किस में होगा, तो स्ट्रोमा में होगा। रात में स्ट्रोमा में और दिन में ग्रेना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा कि हेलोफाइट होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि 1, 3, 4, 1, 3 और 4, यानी कि PCR, CD4 और एलिसा तो सभी जानते हैं, लेकिन याद रखना है PCR भी एड्स के लिए किया जाता है, CD4 भी एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो एंटीबॉडी नहीं होता है प्लाज्मा में AB, और क्वेश्चन में कहेगा कि किस में एंटीजन नहीं होता है, तो एंटीजन O में नहीं होता, एंटीबॉडी किस में नहीं होता, AB में। तो अब नेक्स्ट, और सर्वदाता ब्लड O को कहा जाता है सर्वग्राही, AB को कहा जाता है, और उसमें भी सर्वदाता O में भी तो O निगेटिव हो जाएगा, और सर्वग्राही AB में AB पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है, तो DPT में 3 रोग आता है, तो इसका जो नहीं आएगा डिप्थीरिया आएगा, पर्टूसिस आएगा, टिटनस आएगा, पीलिया है जो नहीं आएगा, पीलिया नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा कण के द्रव्यमान हीलियम के 1 अणु के बराबर होता है, इसके अवेश किसके बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा पहला नियम से बल की परिभाषा और दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, दूसरा नियम से हो जाएगा। और तीसरा नियम होता है न्यूटन का एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया हो जाएगा। तो इसमें हमसे बल का व्यंजक पूछा है तो द्वितीय में, लेकिन सिर्फ बल की परिभाषा बोलेगा तो पहला में, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा, याद रखिएगा प्रतिरोध नहीं बोला है, प्रतिरोधकता बोला है। तब प्रतिरोधकता जो होगा क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध कहता तो प्रतिरोध घटता, प्रतिरोधकता कहेगा तो बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध कहता तो घटेगा, दोनों अलग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से कौन सा तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलोनियम। पोलोनियम का जो समस्थानिक सर्वाधिक होता है 27 होता है, और यही एक ऐसा यानी कि तत्व है जो किसी देश के यानी कि किसी देश के नाम पर रखा गया था, पोलैंड के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बोला है कि हाइड्रोजन के जलाने पर क्या बनेगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ग्रेफिन क्या होता है, तो ग्रेफिन कार्बन का एक कार्बन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन का एक नैनो प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व रक्तदान दिवस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 जून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मिलान करना है, तो मिलान कीजिए।
तो मिलान करना है तो क्या है, कह रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो गांधीनगर है। कहाँ है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। उसके बाद समुद्री विज्ञान, तो समुद्री विज्ञान कहाँ हो जाएगा, इसका जो सेंस पणजी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो ये मैसूर हो जाएगा। और बात करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान, तो कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि यानी कि पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कह रहा है कि एकमात्र भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो यानी कि किन्हें प्रदान किया गया है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि वेंकट रामकृष्णन को प्रदान किया गया है, 2009 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कि भारतीय नौसेना की पहली महिला यानी कि पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, जो किस राज्य के रहने वाली है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बिहार का। और जो कुछ यहाँ पे यानी कि स्मरणीय तथ्य है इसको देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है, इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं ऋग्वेद को। और इस वेद में यानी कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, और 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का उल्लेख है। और बात करेंगे वेद यानी कि वेद में यानी कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं के यानी कि रचना की गई है। बात करेंगे गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है इसी वेद में मिला, यानी कि ऋग्वेद में मिला है। और गाय के लिए धनिया शब्द का प्रयोग किया गया है इसी वेद में यानी कि ऋग्वेद में। आयुर्वेद की बात करेंगे, आयुर्वेद इसकी यानी कि रचनाओं को पढ़ने वाले को अर्धायु कहते हैं। और यज्ञ और यानी कि यज्ञों और नियम एवं विधि विधानों का जो संकलन मिलता है यजुर्वेद में मिलता है। और इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, और गद पद वाला भी वेद यजुर्वेद है। सामवेद की बात करेंगे तो इसके जो ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धृत करते हैं सामवेद को, और सामवेद संगीत के जनक कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इस वेद में औषधि का उल्लेख है, और ये सभी यानी कि सभा के यानी कि इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति के पुतरियाँ कहा गया है अथर्ववेद को। और बात करेंगे वेद की संख्या 4, वेदांग के संख्या 6, पुराण के संख्या 18, उपनिषद के संख्या 108। जो वेदांग है वेदांग 6 है, पूछ देता है कौन कौन है। वेदांग के संख्या 6 है, जैसे में ज्योति हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, कल्प हो गया, ये सब यानी कि क्या है, यानी कि पुराणों की वेदांग की संख्या है। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे और बिहार दरोगा के देखते हुए स्टार्ट करेंगे। तो आज भर इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।